हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। कुछ एक ऐसा डाउट भी था कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही और क्या कुछ चल रहा है इस केस के रिगार्डिंग और लाइब्रेरियन के रिगार्डिंग। तो आज हमें उसी पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट मांग रहे थे। कुछ को मैंने इन्फॉर्मेशन दी, बट सभी इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाई जाए और जो भी नई अपडेट है उनके बारे में आपको अवगत कराया जाए। और जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, आपको इसके बारे में सारी डिटेल दी जाएगी। तो मेन आज पहले टॉपिक देख लेते हैं कि किस बारे में ये वीडियो होने वाली है। एक तो आप सभी का डाउट था कि कोर्ट केस फाइल के बारे में ये इतना लेट क्यों हो रहा है और क्या प्रोसेस चल रही है उसके बारे में। दूसरा, टीजीटी और पीजीटी में जो केस हुआ है उसमें क्या चल रहा है और उसका क्या कुछ सिस्टम सामने आया है अभी तक, उसके बारे में बात करेंगे। केवीएस, सीबीएसई और एप्टेक कंपनी के बारे में बात करेंगे अपने। स्कैम करने वाले के साथ में क्या हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। हाँ, कुछ एक ऐसे कैंडिडेट है जो ये बोल रहे हैं कि हाँ हम केस करने तो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ एविडेंस के बारे में बात करेंगे। और कुछ एक का पर्सन था कि फिज़िकल प्रोटेस्ट किया जाए केवीएस हेडक्वार्टर पे, और तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारी चर्चा के लिए आज हम आए हैं। और केवीएस स्कैम आप सभी जानते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोर्ट केस, सबसे जो बड़ा डाउट है कि कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, अभी केस क्यों नहीं हुआ है, फाइल होने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने पैसे दिए, हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमारे साथ दोबारा कहीं स्कैम ना हो जाए। तो इसके बारे में तो आज सब हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके पास आई थिंक टेलीग्राम का लिंक नहीं होगा। और एक चीज़ और है, जैसे मुझे लास्ट वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट आ रहे थे कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन हम कहाँ पे दें पैसा। ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहीं पे मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे अपनी अपनी स्क्रीन पे, विजेंद्र यादव नाम से एक कैंडिडेट हैं हमारे, जो इस पूरे स्कैम के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी के रिगार्डिंग जो फंडिंग कलेक्ट कर रहे हैं वो आप इस क्यूआर कोड पे भेज सकते हैं। ये हमारे मेन मेंबर्स हैं जो इस स्कैम के लिए, इसके अगेंस्ट में जो लीड कर रहे हैं। तो आप इस क्यूआर कोड को फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जहाँ से भी आप सेंड करना चाहो, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पेमेंट आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि गूगल फॉर्म भरवाइए। कुछ एक कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन था कि गूगल फॉर्म के अंदर हम अपना बायोडाटा नहीं दे सकते। देखो, ये मैं मानता हूँ कि आपका एक डाउट जेन्युइन है कि सोशल मीडिया पे या फिर हमारा कहीं डाटा ऐसा चला जाए और कहीं स्कैम हो जाए हमारे साथ। तो देखो, आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सब जेन्युइन पर्सन हैं जो अपने और आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं। और आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए। आप अपना वोटर आईडी दे सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आप कोई भी एक अपनी आईडी, जो कल के टाइम में अगर कोर्ट केस हमारे से ये मांगेगा कि जो पर्सन आपने जो पिटिशनर्स बने आपके, वो जेन्युइन है या नहीं, क्या उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो हम उनसे कल के टाइम में कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। और एक जो कोर्ट है उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये जो पिटिशन्स है वो ओरिजिनल है। क्योंकि ऐसे पहले केस में हो चुका है, एक कैंडिडेट है जो पिटिशनर तो बने लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, और कुछ एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने ओरिजिनल आईडी ना दी, तो उनको कल के टाइम में बेनिफिट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा और ये केस पे भी प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। हालांकि केस पे कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, उसी कैंडिडेट पे हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो इसलिए आप लोग अपनी ओरिजिनल आईडी दे सकते हैं, या कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, ये हमारे पास ही रहेगी विद सिक्योर। आपके ओनली नाम दिए जाएंगे एज ए पिटिशनर्स। अगर कल के टाइम में कोर्ट देखो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करेगा तो
वो दोनों साइड में इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो पिटिशनर्स है क्या वो ओरिजिनल है, और दूसरा केवीएस और सीबीएसई से जो इन्वेस्टिगेशन मांगेगा जो हमने इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो सारे सभी साइड से इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसके लिए हम आपसे आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ मांग रहे हैं। ठीक है, आप आधार कार्ड ना देना चाहे तो कोई इशू नहीं है, बट आप कोई ना कोई अपनी आईडी ज़रूर दीजिएगा। अभी उसके बाद में जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ कोर्ट केस अभी तक फ़ाइल क्यों नहीं किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने टीजीटी और पीजीटी का कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि या किसी को नॉलेज होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एक गलतियां देखो हर किसी से होती है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने की है या उनसे हुई है, कोई भी इंसान एकदम 100% श्योर और सही नहीं होता है, तो उसमें कुछ एक गलतियां रह गई थी हमारी उस कोर्ट केस के अंदर, तो हम नहीं चाहते कि वो गलतियां हम दोबारा इस केस के अंदर करें। उनसे सीख के हम कुछ एडवांस चीज़ें करने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो लॉयर है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा तो एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे वे से कर पाए। क्योंकि हम जो कोर्ट के अंदर क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके एविडेंस ऑलरेडी उसी वे से हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जैसा कि कोर्ट आई थिंक बोलने वाला है। हम नहीं जानते कि कोर्ट क्या बोलेगा, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी केस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और लॉयर से कंटिन्यू बात होती है कि अब बोल रहे हैं कि जैसे हमारे को डेली अपडेट नहीं मिलती, क्या हो चुका है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं, तो ये सारी डिटेल्स हम आपको देंगे, लेकिन टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी हम भी इसकी चीज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब अ, हमारा केस इतना लेट क्यों हो रहा है? देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पिटिशनर्स आप बहुत कम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, गूगल फॉर्म जो हमने दिया। दूसरा कंट्रीब्यूशन आपने देखा होगा कि हमने पहले स्टार्टिंग की थी मिनिमम 500 हो, आप 1000 भी कर सकते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं वो 100 रुपये पर भी आ गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 पे क्यों आए, बट एक एटलीस्ट ये एक बात सोचने वाली है, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, ना कि हम किसी अपने लोकल किसी कोर्ट में जिसमें कोई चलो ठीक है 1500 से चल जाएगा। तो ये एक आपके भी सोचने वाली बात है। आपने 1500 रुपये केवीएस को दिया, आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे भी आपने आई थिंक पेमेंट दिया होगा, किसके रिगार्डिंग, रेंट के लिए, बस में गए होंगे, कैब में गए होंगे, जहाँ जिस भी तरीके से आपने गए, ट्रेन वगैरह, तो सभी जगह पेमेंट कर रहे हैं बिना झिझके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम एक अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अभी वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि स्कैमर्स अपना सीट निकाल ले और हम जिसने मेहनत की है वो ऐसे ऐसे बैठे रहे? तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक साथ मिलके चलेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। देखो कोई भी, आप ये भी समझते हैं, अगर मान लो कि हमने आपको सारी पेमेंट दे दी, जितनी भी अभी तक कंट्रीब्यूट हुआ है आपको हमने दे दिया, उसके बाद में क्या आप उस केस को पूरा लीड कर पाएंगे? और जो हम हमारी जो मेन कोर कमेटी है, हमने किसी ने 1 रुपया भी नहीं लेना है। इस चीज़ को मैं लास्ट में जस्टिफाई ज़रूर करूँगा कि जो स्कैम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो हमारे को स्कैम से कोई मतलब नहीं है कि हम इस स्कैम के अंदर हम भी इंक्लूड हों। ठीक है, हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोगों को कि हमें जस्टिस चाहिए, और सरकार या सुप्रीम कोर्ट बिना पैसे के काम नहीं करती, वहाँ पे पैसा लगता है। तो आप लोगों से यही है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंट्रीब्यूट भी और कीजिए और गूगल फॉर्म भी फिलअप कीजिए। ठीक है, आगे बात आ रही है कि टीजीटी और पीजीटी में जो केस है उसमें हेयरिंग हुई और उसमें क्या डिसीज़न लिया गया, तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी और पीजीटी के केस में कुछ चीज़ें अलग है हमारे लाइब्रेरी से, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अभी लास्ट हियरिंग हुई तो उन्होंने बोला कि जो प्रोसेस चल रहा है केवीएस का उसको चलने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी के केस में रिट लगी है उसका जब रिज़ल्ट आएगा, तो अगर केवीएस ने उनको ज्वाइनिंग भी दे दी तो वो वहाँ से हटेंगे। ठीक है, तो इसका मेरे पास अभी वो डाटा नहीं है फ़िलहाल, मैं आपको दे दूँगा या नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मेरे पास एक विंकल भाई हैं, उनका एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और केवीएस को
वो फाइल रिपोर्ट सौंपी है कि आप हमें 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दें जो केस हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन करके कि आपने फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराएं, तो जो केस हुआ है उसके अगेंस्ट में वो कुछ कर पाएँ। और दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट एंड अपॉइंटमेंट शैल बी आउटकम ऑफ रिट पिटिशंस। तो इस चीज़ का आप समझते होंगे कि जो फाइनल रिजल्ट है रिट का उसके बाद ही आप कुछ, अगर आपके ऊपर स्कैम का मतलब स्कैम के लिए आप ऐसा होता हो कि अगर आपने स्कैम किया है तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी और जो भी कैंडिडेट उसके अंदर लगे होंगे तो वो हटाए जाएंगे। ऐसा आपने पीछे भी कोर्ट केस में देखा होगा कि जैसे हरियाणा में भी हुआ था और भी जैसे 36,000 आई थिंक वेस्ट बंगाल की थी मे बी, तो वहाँ पे कैंडिडेट हटे हैं जिन्होंने जॉब में ज्वाइनिंग कर लिया था, कहीं पे 1300। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मिलने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। ठीक है, तो आप ये ट्विटर पे दे सकते हैं और इसकी PDF फाइल भी कोर्ट ने दी है, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं था वो मैं आपको दिखा देता। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमारा केस हुआ नहीं है, जैसे लाइब्रेरियन के कैंडिडेट ऐसा वो बोल रहे हैं कि हमारा केस अभी तक हुआ नहीं है, अभी तो इंटरव्यू के कॉल लेटर भी जारी हो गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और KVS जो अपना कर है उसको करने दो, क्योंकि हम अपना देख रहे हैं। और जैसे हमारा केस फाइल होता है तो हम फर्स्ट हियरिंग में ही सोच रहे हैं कि रिट लगाने का, और रिट अगर हमारी फर्स्ट में हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी कार्रवाई होगी तो उसके बाद ही सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, और कुछ का ऐसा आ रहा था कि आप केस करने जा रहे हैं, आपके पास एविडेंसेस क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूँगा, बट एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे फाइलें दे रखे हैं येलो ग्रीन कलर की। अब देखिए आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो क्या देखो एग्ज़ाम आपने दिए, एग्ज़ाम देने के बाद में हो सकता है कि आपके मार्क्स सेम आ जाए, लेकिन अब देखिए ये जो शिफ्ट है वो इवनिंग है सारी। इनके मार्क्स देखिए कैंडिडेट के, एक ही सेंटर के ये कैंडिडेट हैं 164.9669। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या 13 कैंडिडेट के सेम मार्क्स, और वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और वो भी पॉइंट के 4 डिजिट बाद। ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में और आपको मैं दिखाता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं ये राजस्थान उदयपुर सेंटर से हैं, एकलव्य एकेडमी उदयपुर। यहाँ पे कैंडिडेट के देख सकते हैं कि सभी की मॉर्निंग शिफ्ट है और 165.7026। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडिडेट के सेम, और अच्छा 10 भी ऊपर भी हैं और नीचे भी 11 12 13 14, मतलब वही सेम चीज़। 14 कैंडिडेट हैं उनके सेम नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो भी डिजिट के 4 नंबर बाद भी। हाउ टू पॉसिबल, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा नेक्स्ट, अभी आप ये देखिए, इसमें आपको देखा हो इवनिंग शिफ्ट है सभी की, ये जो ग्रीन है वहाँ तक, और मार्क्स आप देख सकते हैं 166.2060, ये सभी के इतने सेम। फिर नीचे देखिए 165.7026 मॉर्निंग शिफ्ट। ये आपको मैं एक नॉर्मल डाटा शेयर कर रहा हूँ, और भी हमारे पास बहुत ऐसे एविडेंसेस हैं जिनमें ये बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है। ये भी आप सेम है, तो ये डाटा कुछ ये शो करते हैं हमें कि स्कैम तो हुआ है, इसकी जांच ज़रूरी है। तो इतने, ये तो एक मैंने नॉर्मल डाटा आपको दिखाया, इतने भी बहुत हैं अगर हमारा बात सुनी जाएगी तो। ठीक है, अब कुछ मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दे पे आता हूँ। उससे पहले एक बात और, जैसे आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं और आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने CUR की B.Ed डिग्री को बताया अमान्य, 60 से अधिक अभ्यर्थी इंटरव्यू से बाहर। तो ये क्या लोचा है? देखो आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपके सामने ऐसी ऐसी कंडीशंस रखी जा रही हैं KVS के द्वारा कि वो आपको लेने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए
कि स्कैम किस लेवल पे हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम इन चीज़ों को दूर कर पाएँ। और अगर हमने इस चीज़ का आज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है केवीएस के अंदर इतना बड़ा स्कैम, अगर हमने इसका जवाब दे दिया कोर्ट केस के थ्रू, तो नेक्स्ट टाइम सभी बच्चों के लिए एक ये पॉजिटिव रहेगा कि अगली वैकेंसी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप न्यूज़ आपने देखी होगी। और ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी भी न्यूज़ आपने देखी होंगी। ये बोल रहे हैं कि हमने जितने भी एग्ज़ाम्स करवाए हैं, रोज़गार मेला और ये, तो हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखी है एग्ज़ाम्स के अंदर। और आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि लाइब्रेरियन, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइब्रेरियन के अंदर भी ऐसा कुछ, टीचर्स के अंदर नर्स, मतलब बहुत सारे इन्होंने एग्ज़ाम ऐसे गिनवाए हैं कि इसके अंदर हमने फेयरनेस रखी है। ठीक है, आप हमें प्रूव तो कीजिए ना, कहाँ पे आपने फेयरनेस रखी है। अब देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि भर्तियों में ख़त्म हुई भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार मोदी। आपको लगता है? और इसी के साथ में हमने एक और नेक्स्ट जो पुरानी जो न्यूज़ के अंदर चल रही है वो आपको यहाँ पे दिया मैंने। केवीएस लाइब्रेरी भर्ती में नकल, पास हुए छात्रों में से 78% हरियाणा और दिल्ली के। तो क्या इनको पता नहीं है? पता सबको है, बोलना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए। और कुछ एक कैंडिडेट हैं जो मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं आना चाहता, बट फिर भी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमें सभी को जगाना ज़रूरी है। और जब प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री बने। और फिर वो उस मुद्दे पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज़ का पता हो सकता है एक कैंडिडेट को, लेकिन वो जिस मुद्दे पे बोल रहे हैं एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमारा क्या चल रहा है। पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते। सेम मैं हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो एक शिक्षा मंत्री हैं, किस लिए थे? शिक्षा मंत्री किस लिए बनाया जाता है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का मंत्री किस लिए बनाया जाता है? कि आपको उस डिपार्टमेंट को संभालना है और एक ऊंचाइयों तरफ लेके जाना है और सही तरीके से काम करना। वो तो चलो हम समझते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो सभी को पता है, मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन एक बात है, आप शिक्षा के मामले में भारत को किस साइड में लेके जा रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमने उनको ट्वीट किया, मेल किया, सब कुछ किया धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो शिक्षा मंत्री है, लेकिन उन्होंने हमारी एक तक नहीं सुनी अभी तक। तो हम कोर्ट केस तो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको समझना चाहिए कि ये स्कैम किस लेवल का है और ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि वो, मैं ये नहीं कहता कि वो ऐड है, लेकिन यहाँ से ये लगता है, हमारा एक शक जाता है कि यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं। मैं डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन हमारी जो बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारे किसी भी एक ट्वीट का, या फिर किसी भी हमने जो मेल किए हैं, या फिर जो सारी चीज़ें की कर रखी है, उनको हमने इस चीज़ों से अवगत कराया, तो उनका जवाब तो दे कम से कम एक बार। तो ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनने का कोई हक नहीं है, अगर वो इन चीज़ों को सही नहीं कर सकते तो। ठीक है, और रही बात आगे नेक्स्ट किस चीज़ पे बात हम करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आप इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अभी बात आती है जो मेन, देखो प्रोटेस्ट के बारे में ना, कुछ एक कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि हम फिज़िकल प्रोटेस्ट भी करें, इस चीज़ का हमारे को बेनिफिट मिलेगा। तो हम इसी वीक प्लान कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का फिज़िकली दिल्ली हेडक्वार्टर पे। तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ में आए। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट कुछ ही टाइम के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर हम आपको डेट फिक्स करके बता देंगे कि हमने फ़िज़िकल प्रोटेस्ट कब करना है। एक मैंने आपको बात बोली थी कि केवीएस, सीबीएसई और एपटेक, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ एक पर्सन बोल रहे हैं कि इसमें केवीएस कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखिए, केवीएस ने किसको ठेका दिया? सीबीएसई को, कि आप एग्ज़ाम करवाइए। उसके बाद में सीबीएसई ने किसको दिया? एपटेक को। तो क्या एपटेक को और सीबीएसई के इन चीज़ों को पता नहीं कि एपटेक कैसी कंपनी है, इसका बैकग्राउंड क्या है? जब आप, मैं केवीएस से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले आपने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद में आपने उससे इंटरव्यू लिया।
इंटरव्यू लेने के बाद में आपने वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशंस भी होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपने देखेंगे कि इस पर्सन पे या इस कैंडिडेट पे कोई पुराना केस तो नहीं है, अगर केस है तो वो कैसा है, जो भी मतलब आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं। तो आपने जितने इन सभी कैंडिडेट को चुनने के लिए आपने जो भी इनसे फॉर्म भरवाए और सारी चीज़ें की, तो चुनने के लिए जो चीज़ आप कर रहे हैं, क्या उनमें आपको अ, जो एपटेक कंपनी है, क्या उसके बारे में आपको जानने का हक नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि जो कंपनी हमारे केवीएस के अंदर एम्प्लॉय लेके आएगी, जो सिलेक्ट करेगी, वो कंपनी कैसी है? इसके 2018 में, 19 में, 17 में इतने फ्रॉड केस हुए हैं और सारी की सारी चीज़ हमने आपको बताई भी है, इवन केस चल भी रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं कह सकते कि आप नहीं मिले हुए, केवीएस भी मिला हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज के टाइम में ये चीज़ सभी जगह होती है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, समझते होंगे। एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों का मान लीजिए कि मैरिज करनी है, तो उसके लिए रिश्ता होता है, अगेंजमेंट होती है। तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल पाते, तो क्या करते हैं, एक बीच में एक बिचौलिया होता है, जिसको हम बोलते हैं बिचौला, या फिर अलग अलग भाषा में जो बोलते हैं मीडिएटर जो होता है। तो वो लड़के वालों को भी बताता है और लड़की वालों को बताता है, इन दोनों के बारे में, ऐसा ऐसा लड़का और ऐसी ऐसी लड़की है। तो क्या लड़के वाले लड़की वालों के बारे में कुछ जानकारी नहीं लेंगे कि कैसे कैसे लड़की है या कैसा परिवार है, जो भी है? क्योंकि उस लड़की ने उनके फैमिली में पूरी उम्र वहाँ पे आना है और नया कैंडिडेट उनके फैमिली में आ रहा है, तो उनके बारे में जानने का उनका हक है और वो देखते भी हैं, है ना? और वहीं सेकंड, लड़की वाले भी ऐसा करते हैं। और रहा जो बीच में मीडिएटर है, वो भी क्या करता है, वो भी देखता है कि जो मैं जिस लोगों का या फिर जिस कैंडिडेट का मैं रिश्ता करवा रहा हूँ, क्या वो दोनों सही हैं नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ देखने के बाद ये चीज़ करवाते हैं। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे केवीएस, सीबीएसई बोर्ड और एपटेक है। तो जब एपटेक उन बच्चों को चुन के लाएगी, तो केवीएस ने पूरी उम्र, मतलब जितनी उन लोगों की 60 साल तक की जॉब रहेगी, तो वो आप ही के केवीएस के अंदर वो अपना अपना जो भी होगा वो अपनी ड्यूटी देंगे और जैसा उनका माइंड होगा वैसे ही वो चीज़ें बता पाएंगे। तो आप देखिए कि जब जो लोग पैसे दे के आ जाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं एक्चुअल में करना क्या है, फर्जी डिग्रियां लेके आ गए और आने के बाद में 1 साल में उन्होंने किया और एपटेक कंपनी को पैसा दिया, पैसा देने के बाद में, और ये इतना अच्छा मार्क्स ले आए। और फिर ये लोग बहुत कम भी मार्क्स अगर इंटरव्यू में लाते हैं तो भी ये सिलेक्ट होंगे, जिन्होंने मेहनत की उनका कुछ नहीं बना। तो ये एक सोचने वाली बात है केवीएस को कि आप आने वाले टाइम में भारत की जो सबसे बड़ा केवीएस संगठन है, उसकी शिक्षा को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं आप सिर्फ चंद पैसों के लिए। और जो ये स्कैम केवीएस के जो मेन लीडर्स हैं उनको सबको पता है। इवन जो कैंडिडेट सॉरी जो प्रिंसिपल और जो केवीएस के लोग हैं जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, उन सभी को पता है, लेकिन वो सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा जब आप लोग एक न्याय के लिए नहीं बोल सकते? आप जिस संस्था में काम कर रहे हो आप उसी में छेद कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और रही बात दूसरी, ये अपना अपना सोच है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जितने भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं उनको एक सबसे बेस्ट बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने स्कैम किया है और जो लोग इस तरीके से ऊपर की बोलते हैं ना, ऊपर की कमाई है और ये हम ऐसा कर लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसा दे के हर चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने अड़ोस पड़ोस में बड़े बड़े लोग होंगे जो फ्रॉड तरीके से पैसा कमाते हैं, आप उनका देखिए क्या हाल है, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे गलत तरीके से पैसा उन लोगों ने कमाया, पैसा बहुत होगा, क्या शांति होगी आप उनके पास? बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे, बढ़िया गाड़ियाँ लाएंगे, जो अपने सपने हैं, वो बोलते हैं अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। दूसरी बात, उनके आप है ना 90% देखना, जो लोग बहुत बड़ा स्कैम करते हैं उनके बच्चे देखना, उनके बच्चे कभी सही नहीं होते हैं। या तो वो अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे, या फिर वो फिज़िकली कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम होगी, या फिर वो जो उन्होंने, उनके माँ बाप ने या फिर जिन लोगों ने स्कैम किया, उनके बच्चे कुछ इस तरीके से होते हैं कि उनका नाम जो है वो बिल्कुल डाउन में चला जाता है, समाज के अंदर उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है।
सुखी तो नहीं रह सकते, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है दिन रात करके, किसी के भाई नहीं है, किसी के माँ नहीं है, किसी के बहन नहीं है और इनकम सोर्स नहीं है, फिर भी वो पता नहीं कैसे कैसे मजदूरी करके पैसा लाके और दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा मार्क्स भी लाए, बट स्कैमर्स ने उनको कुछ भी नहीं समझा। तो आप लोग इन चीज़ों को समझें, कुछ तो आप नहीं रह पाओगे स्कैमर्स जो हो। मेहनत ही कामयाब होगी, मेहनत से आप कुछ अच्छा करिए। हम लोग नहीं कहते कि हमें सेलेक्ट कीजिए, लेकिन मेहनत आप भी करो, हम भी करते हैं, देखते हैं कौन सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं उनको ज़्यादा बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो है भगवान अपने आप न्याय करेगा। चाहे हम इस वैकेंसी के अंदर लगें या ना लगें, लेकिन न्याय ज़रूर होगा, पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा, और इसके अलावा जितनी भी आगे एविडेंसेस हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़िए और फॉर्म फिलअप कीजिए और अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए। अगर आपके कुछ भी सजेशन हो, आप वीडियो के एंड में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब देते हैं और देते भी रहेंगे। और अभी तक ना तो मैंने ऐसा बोला कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी है हमें देखो, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं कि हमारे किसी से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन हम आपके पास में एक ज़रूरी जो सूचना है वो आपको भेजना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को क्यों जोड़ना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। मैं मेरा अकेले का नहीं सोच रहा, हम सभी का सोच रहा हूँ। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। ठीक है, और आगे हम आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।